हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के लेक्चर लेकर आते हैं और आज है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, मॉर्निंग में हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आते हैं और इवनिंग में हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर लाए जाते हैं। जैसे कल की गवर्नमेंट स्कीम थी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। देखो, ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ लगाई गई? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी लोकेशन पूछी जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो आज अब देखिए, कल के लेक्चर में हमने आपको 29 अप्रैल को मॉर्निंग में एक क्वेश्चन दिया था, तो आज ही उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो लेक्चर्स है, इसमें हमने सबसे पहले खबर देखी थी तमिलनाडु गवर्नमेंट की। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा गाइडलाइन इशू की गई है कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर। तो जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर हमने एक ग्लोबल रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था जो फूड क्राइसिस के ऊपर है। तो वर्ष 2024 में ये फूड क्राइसिस के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके डाटा हमने समझे थे। फिर उसके बाद में हमने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई ने क्या है सेंक्शंस लगाए गए हैं, तो उसके बारे में समझा था। फिर उसके बाद में यहाँ पर आसाम के अंदर आर्टिकल 244 ए लगाने की बात की जा रही है। तो 244 ए से हमने यह आर्टिकल समझा था कि जो ट्राइबल बहुल्य पॉपुलेशन वाले एरिया है उसके अंदर क्या है ऑटोनोमी इशू करने की बात की जा रही है 244 ए के तहत। तो इसको काफी डिटेल में समझा था। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फी 3 मिनी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये लैंग्वेज मॉडल है। लैंग्वेज मॉडल क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझा था। तो ये क्या लैंग्वेज मॉडल क्या करता है? बैकबोन का काम करती है। जिसने भी ये नहीं देखा, किसकी बैकबोन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैकबोन। ठीक है, जिसने ये लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। फिर उसके बाद में हमने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में खबरों में रहा गोपालपुर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गोपालपुर पोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या केरला? तो ये बताना है गोपालपुर पोर्ट इनमें से कहाँ लोकेटेड है। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। अब आइए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो देखिए, आज है 30 अप्रैल। तो यहाँ पे पहली खबर है रेड सी से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेड सी की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो देखो, रेड सी ये रहा। अगर हम थोड़े बड़े मैप में बात करें तो रेड सी ये रहा। तो यह इंडिया इंडिया से अगर यहाँ पे अरेबियन सी से होते हुए अपन आएंगे, रेड सी होते हुए अपन कहाँ चले जाएंगे? मेडिटेरियन सी के अंदर चले जाएंगे और मेडिटेरियन सी से अपन यहाँ पे अटलांटिक ओशन के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से नॉर्थ यूरोप और कनाडा की तरफ अपन आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कनेक्ट कर रहा है? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसको कनेक्ट करते हुए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज से आसानी से कनेक्ट करता है रेड सी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हाउथी रिवेलियन ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ से जो मालवाहक जहाज जहाज थे, जितने भी जहाज जो जा रहे थे, उन पर क्या है यहाँ पर इन्होंने बॉम्बार्डिंग की और उनको नष्ट किया। जिसकी वजह से यहाँ से अब जो जहाज है ना, यहाँ से ना जाकर वो कैसे जा रहे हैं, वो नीचे से यहाँ मेडागास्कर और साउथ ईस्ट अफ्रीका से होते हुए यहाँ पे केप ऑफ टाउन, ठीक है, केप ऑफ टाउन गुड होप से होते हुए ऐसे ये पूरा चक्कर लगाते हुए ऊपर जा रहे हैं, नॉर्थ यूरोप तक जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ये इतना लंबा चक्कर लगाने के कारण इनको 7 दिन एक्स्ट्रा सॉरी 7 दिन एक्स्ट्रा जहाज चलाना पड़ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। तो इसी चीज पर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि भैया ये हाउथी रिबेलियन के कारण कितना जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ रहा है और जो मालवाहक में देरी भी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, केप ऑफ गुड होप के बारे में आपने सुना होगा कि जो हमारे वास्को डी गामा आए थे, तो वो कहाँ से आए थे? जो नॉर्थ अमेरिका वो यूरोप से होते हुए केप ऑफ गुड होप पर ठहरे थे और यहाँ से फिर हमारे इंडिया में आए थे। तो ये केप ऑफ गुड होप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कब आए थे? 1498 के अंदर वास्को डी गामा इंडिया आया था। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और इसी के बाद ही धीरे धीरे ये एक चरण था जिसमें हमारे जो गुलामी की स्टार्ट थी, वो धीरे धीरे यहीं से इसकी बेस बढ़ता है, नींव पड़ती है। किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं और किस तरीके से फिर वो हमें गुलाम बनाते चले जाते हैं और 200 से कई ज्यादा सालों तक हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहते हैं। तो ये वाली चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए, केप ऑफ गुड होप जब भी आप सुनेंगे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि यहीं होते हुए वो वास्को डी गामा इंडिया आया था। ठीक है, तो अब देखो, हौथी विद्रोहियों ने
कब? दिसंबर 2023 के मध्य लाल सागर क्षेत्र में हमले किए और सैकड़ों जहाज़ों को अपने मार्ग बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वेज नहर से गुजरने के बजाय जहाज क्या है, दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के आसपास से गुजर रहे हैं, जिससे क्या होगा, दक्षिण एशिया और उत्तरी यूरोप के बीच यात्रा में कम से कम एक सप्ताह का समय एक्स्ट्रा जुड़ गया है, और उसी की वजह से ये कार्बन एमिशन का जो कार्बन उत्सर्जन है उसका भी कंटेंट आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर इंडिया और यूके। देखो अभी हमने जस्ट बात करी है ब्रिटिशर्स की, तो ये ब्रिटेन ब्रिटिशर्स है ना, यूनाइटेड किंगडम के जो बाशिंदे थे, 200 सालों तक यहाँ इंडिया में आए, उन्होंने हम पे गुलाम बनाए रखा। और अब देखिए वक्त बदलते ही कैसी तकदीर आ जाती है कि भाई जिन लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा था, वो आज हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो इसीलिए कभी भी वक्त से ज़्यादा मजबूत कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका आज वक्त अच्छा चल रहा है तो कभी अपने आप को ज़्यादा सुप्रीम ना समझें, कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना समझें, क्योंकि जब आपका वक्त बदलेगा तो सामने वाला जो आपसे कमज़ोर था, दबा हुआ था, जब वो ताकतवर बन के निकलेगा तो वो आपसे अपना रिवेंज ले सकता है। तो इसीलिए सबको समान समझें, इक्वल समझें और सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एग्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया कि भैया जो यूनाइटेड किंगडम के पास में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, वो क्या करेंगे, इंडिया को ट्रांसफर करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे ये पूरा आर्टिकल आज इसको समझते हैं। जो ऐसे समझो, अभी क्या है, अभी तक हमारे जो जहाज हैं, पानी के जहाज हैं, क्योंकि ये नेवी को दी जाती है। ठीक है, ऐसे मानिए नेवी के पास में कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक की जहाज़ों पे जो इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है, वो बिजली कहाँ से मिलेगी उनको, तो ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, अभी कैसे दी जा रही है, अभी तक क्या है, कन्वेंशनल मोटर्स, कन्वेंशनल इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, जो डीजल से चलते हैं या फिर न्यूक्लियर फ्यूल पे चलते हैं जो इंजन, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक देने का काम करते हैं। पर यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरीके से एक मोटर लगी होगी, जिसको इलेक्ट्रिसिटी या तो बैटरी से मिल रही होगी या फिर जनरेटर से मिल रही होगी। ठीक है, तो ये नई टेक्नोलॉजी है, तो ये इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है कि इंडिया इसको अडॉप्ट करेगा, यूके से लेगा, और इसके लिए जो भी एग्रीमेंट्स होने हैं, जो भी ट्रेनिंग दी जानी है, वो यूके इंडिया को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। आज इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम भारतीय युद्धपोतों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुद्री विद्युत प्रणोदन प्रणालियों में तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने पर विचार करने में लगे हुए हैं। तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बोला जाता है, प्रणोदन को। ठीक है, तो मतलब विद्युत प्रणोदन प्रणाली को पूरा बोलेंगे इंग्लिश में तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम ऐसे बोला जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, दोनों देश अपने सशस्त्र बलों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षण समझौते पर भी विचार कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, भारतीय नौसेना युद्धपोतों में वर्तमान में प्रणोदन प्रणाली नहीं है। हमारे पास में अभी इंडिया के पास में कोई भी ऐसी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हमें यूनाइटेड किंगडम हमें ये देगा, इसकी ट्रेनिंग भी देगा, जो हमारे जो सोल्जर्स होंगे उनको। तो भारतीय नौसेना अपने भविष्य के युद्धपोतों में विद्युत प्रणोदन तकनीक को शामिल करने पर विचार कर रही है, और यूके के क्वीन एलिजाबेथ क्लास विमान वाहक एकीकृत पूर्ण विद्युत प्रणोदन जहाज है। तो अगर हम बात करें इस तरह का कोई जहाज है जहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पूर्ण तरीके से लगी हुई है, तो हाँ, यूनाइटेड किंगडम के पास है, जिसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट। ठीक है, जिसके अंदर फुली इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन व्हीकल है ये। थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी होती क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, समुद्री विद्युत प्रणोदन प्रौद्योगिकी एक अभिनव प्रणाली है जो पारंपरिक यांत्रिक प्रणोदन प्रणालियों की जगह जहाजों को बिजली देने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग करती है। तो यहाँ पे क्या लगी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि बेहतर ईंधन दक्षता, कम उत्सर्जन, बढ़ी हुई गतिशीलता, कम रखरखाव लागत। तो गतिशीलता जो जहाजों को हाई स्पीड भी प्रोवाइड करती है ना, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। विद्युत प्रणोदन प्रणाली को बैटरी, ईंधन सेल और जनरेटर सहित विभिन्न स्रोतों द्वारा संचालित किया जा सकता है। तो जिससे क्या होता है, इसका उपयोग छोटे नावों से लेकर बड़े जहाजों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम आगे और बात करें, तो इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो जहाजों को बिजली देने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करता है। अगर हम लाभ की बात करें इसमें, तो बेहतर ईंधन दक्षता है, कम उत्सर्जन, बढ़ी हुई गतिशीलता और कम रखरखाव
कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट आती है मेंटेनेंस कॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है। अगर हम उस ऊर्जा उत्सर्जन की बात करें तो इसको बैटरीज, फ्यूल सेल से, जनरेटर से इसको क्या कर सकते हैं, एनर्जी दी जा सकती है। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, अनुप्रयोग की बात करें, तो इसको छोटे नावों से लेकर बड़े जहाज़ों तक जिसमें फेरी, क्रूज जहाज और सैन्य जहाज शामिल होते हैं, जिसमें मिलिट्री जहाज भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको संचालित किया जा सकता है। अगर हम पर्यावरण एनवायरनमेंट पे इसके इम्पैक्ट देखें, तो जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने और बंदरगाहों, तटीय क्षेत्रों में जो एयर क्वालिटीज है उसमें सुधार लाने के लिए ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। आज अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट खबर है, ये वाली बात कर रहा है कि चाइना का जो शेयर है इंडिया के साथ में इंडस्ट्रियल गुड्स के इंपोर्ट में बढ़ा है, ठीक है। अभी तक क्या है, जैसे मान लीजिए हम मैं आपसे बोलूं कि ये है चाइना और ये है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रहा है, चाइना से इंपोर्ट करता है लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो ऐसे ही चाइना भी इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो जो चाइना इंपोर्ट करता है, जैसे 15 साल पहले 21% इंपोर्ट करता था, है ना। ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स है इसकी इंपोर्ट कितना कर रहा है, 21% कर रहा है चाइना इंडिया से। तो अब क्या है, जो 21% से बढ़ के ये कितना हो गया, 30% हो गया है। तो ये वाली बात कर रहा है कि चाइना का जो शेयर है इंडिया के साथ इंपोर्ट में 21% से बढ़ के 30% हो गया है। तो पूरे आर्टिकल में यही वाली बात करी गई है, जिसमें ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। जिसके अंदर ये बताया गया पिछले 15 वर्षों में भारत में औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 21% से बढ़ के कितनी हो गई है, 30% हो गई है। और साथ में यही बात करता है कि भारत में चीन का निर्यात अन्य देशों से भारत के कुल आयात की तुलना में 2.3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम इसमें मुख्य बातें की फाइंडिंग की बात करें, तो वर्ष 2023-24 में भारत का कुल व्यापारिक आयात कितना था, व्यापारिक आयात जो इंपोर्ट करता है, जो टोटल इंडिया इंपोर्ट करता है दुनिया के सभी देशों से, वो कितना है, डॉलर 677.2 बिलियन डॉलर था। तो जिसमें क्या होता है, हम 101.8 बिलियन डॉलर सिर्फ चाइना से ही मंगा रहे हैं। अगर हम बात करें, इसको आप रफ फिगर में बोले, तो हम इसको मान लीजिए 700 बिलियन बोल देते हैं को। तो 700 में से 100 बिलियन डॉलर तो हम सिर्फ किससे ले रहे हैं, इंडिया से ही मंगा रहे हैं। एक एग्जांपल देखिए बोल रहा हूँ, हालांकि 700 से थोड़ा कम है, अभी 23 के आसपास 23 बिलियन डॉलर कम है, पर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 101 बिलियन या 102 बिलियन डॉलर तो हम किससे मंगा रहे हैं, चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। जो भारत के कुल आयात का कितना प्रतिशत है, 15% है। तो 15% जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका 15% तो हम चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसमें आगे बात बताई गई, चाइना से जो 1.8 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट किया जाता है, उसमें 100 बिलियन डॉलर, जो करीब करीब 98.5% बैठता है, वो प्रमुख औद्योगिक उत्पाद श्रेणियों में ही थे, ठीक है। तो मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गुड्स ही हम मंगा रहे हैं सबसे ज्यादा, 98.5% जो सामान इंपोर्ट करते हैं उसमें मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा है, 98.5% है। ये वाली बात करता है। फिर उसके बाद में ये बताता है कि भारत के औद्योगिक उत्पाद वैश्विक आयात में चीन का योगदान 30% है, जो 15 साल पहले 21% था। और इसी पर ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब अजी नेक्स्ट खबर देखते हैं। तो नेक्स्ट खबर है दुबई से। तो दुबई के जो प्रिंस हैं या फिर दुबई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एक ही हैं, ठीक है। जो शासक हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये अप्रूवल दिया है कि हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएंगे। तो टर्मिनल क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो पैसेंजर्स आके रुकेंगे, पैर ठहरेंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना, और उनकी व्यवस्था की जाती है, तो ये टर्मिनल होता है। एयरपोर्ट नहीं बना रहे, उसका टर्मिनल बना रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है, दुबई के अंदर बनाया जा रहा है। बस इतना से याद रखना है, ठीक है। तो हाल ही में दुबई के जो शासक और संयुक्त अरब अमीरात के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए यात्री टर्मिनल को मंजूरी की घोषणा की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है, 128 बिलियन ईईडी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। डॉलर में बात करी जाए तो 34 बिलियन डॉलर है, जिसका लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने का है। फिर आज ये नेक्स्ट खबर देखते हैं, गति शक्ति कार्गो, ठीक है। तो आपने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स के बारे में सुना होगा। अब देखो ये भी टर्मिनल की बात कर रहा है, पर ये कार्गो टर्मिनल है। तो यहाँ पे कार्गो में क्या होता है, जो गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, माल माल होता है ना, तो वो रखे जाते हैं ऐसे टर्मिनल के अंदर। तो ये गति शक्ति क्यों जोड़ा गया है, कि जिससे क्या होता है, इस तरीके के टर्मिनल्स का निर्माण किया जा सके, जो इंडियन रेलवे है उसको और ज्यादा मजबूती प्रोवाइड की जा सके, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ाई जा सके, उस पर जो बर्डन आ रहा है उसको कम किया जा सके। तो इसी के लिए क्या है, 200 और नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल
टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। तो इससे पहले क्या लक्ष्य था, इससे पहले था 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये जो 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए एक प्लान बनाया गया था जिसका नाम था गति शक्ति मास्टर प्लान, जिसके अंदर ये बात की गई थी रोडवेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ में जो रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी है उसको 1600 टन तक बढ़ाया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। उसके बाद ये लक्ष्य रखा गया जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 225 गीगावाट इसको करने की बात की गई थी। इसके साथ में जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको 4,54,200 सर्किट में डिवाइड करने की बात की गई थी कि इतना बढ़ा दिया जाएगा। और साथ साथ जो 4G कनेक्टिविटी है जो विलेजेस में फाइनेंशियल ईयर 2022 तक अराउंड 20 न्यू मेगा फूड पार्क्स तक इसको पहुंचाने की बात कर रहे थे। अब तो 4G से हम 5G पर आ गए हैं। ठीक है, तो 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि इसमें ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2025 वाले थे, जिसमें रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी को 1600 टन तक बढ़ाना था और साथ में जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको 225 गीगावाट तक बढ़ाने की बात की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अब इसमें देखिए जो भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई राजस्व को बढ़ावा देने, रेल नेटवर्क को कम करने और तेजी से यात्री आंदोलन को सक्षम करने के लिए अतिरिक्त 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए कहा बजट 2022-23 में ये घोषित किया गया था कि पहले जो 100 जीएसटी कार्गो टर्मिनल्स बनाए गए थे, जीएसटी जीसीटी, ठीक है, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स जो बनाए गए थे 100, उसकी सफलता को देखते हुए अब नए 200 कार्गो टर्मिनल्स और बनाए जाएंगे। तो अब ये जो कार्गो टर्मिनल्स जो बनाए जा रहे हैं जहाँ पे ये माल रखा जाएगा, तो ये क्या है, पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होगा। तो इसका ये कैसे बनाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक्स है। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक्स और रेलवे प्लेटफॉर्म्स के आसपास या फिर रेलवे स्टेशन है उनके आसपास रेलवे की बहुत सारी जगह बैरन लैंड, खाली लैंड पड़ी रहती है। तो इस लैंड पर क्या होगा, इस तरह की कार्गो टर्मिनल्स डेवलप कर दिए जाएंगे। और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले क्या होंगे, जो मतलब प्राइवेट कंपनीज होंगी, वो क्या करेंगे, इस लैंड को यूज करने के एवज में रेलवे को क्या देंगी, रेंट पे करेंगी, जिससे क्या होगा, रेलवे की इनकम भी बढ़ेगी। इस चीज की बात करता है। ठीक है, तो जीसीटी, तो ये मल्टी मॉडल टर्मिनल के बेस पे काम करेगा, है ना। तो जिसमें क्या हो, कॉर्पोरेट द्वारा रेल के माध्यम से परिवहन किए जाने वाले थोक कार्गो को संभालने के लिए किया जाएगा। इसकी स्थापना ऐसी नीति के तहत की जाएगी जो सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे पीपीपी मॉडल बोला जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसको डेवलप किया जाएगा। और जो जिसके माध्यम से रेलवे की जो खाली भूमि पड़ी हुई है उसको मुद्रीकरण की अनुमति प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट अलाउस मोनेटाइजेशन ऑफ वैकेंट रेलवे लैंड, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उससे क्या होगा, रेलवे क्या है, पैसा जनरेट करने का कार्य करेगा। पहले 100 जीएसटी 2022-23 में लक्ष्य रखा गया था कि 5 वर्षों में स्थापित किए जाने थे, जिनका जो स्थापित कर लिए गए, तो अब उसके बाद में 200 और नए बढ़ा दिए गए हैं। अब अजय नेक्स्ट खबर देखते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न्यू ग्लोबल मलेरिया स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की गई 2030। तो ये जो 2030 तक क्या है, मलेरिया को खत्म करने के लिए जो जो प्रयास किए जा सकते हैं उसके लिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्ट्रेटजी लाई गई। तो सबसे पहले हमें मलेरिया समझना जरूरी है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपको मॉस्किटो दिखाई देता है, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ इस मॉस्किटो का नाम क्या है, मलेरिया के लिए इस मॉस्किटो का नाम क्या होगा। दो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, पहला नाम दे रहा हूँ एडीज एडीज एजिप्टी। ठीक है, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा ये मलेरिया फैलता है, या फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एनोफेलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो ये एनोफेलिस मॉस्किटो या एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा ये मलेरिया फैलता है, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो एडीज इजिप्टी से फैलता है डेंगू। ठीक है, डेंगू किससे फैलता है, एडिस इजिप्टी से फैलता है। और एनोफेलिस से क्या फैल रहा है, मलेरिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एनोफेलिस मॉस्किटो, इसका नाम क्या हो जाएगा, एनोफेलिस मॉस्किटो, मतलब दूसरे नंबर का ये मॉस्किटो हो जाएगा। तो इसके द्वारा जब ये काटेगा तो आपको वॉमिटिंग, डायरिया, हाई फीवर, मसल पेन और हेडेक,
तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये आप इसको मलेरिया बोल सकते हैं। हालाँकि सेम लक्षण आपको डेंगू में भी देखने को मिलते हैं, पर डेंगू का मच्छर का नाम होता है एडिस एजिप्टी और एनोफेलिस किसका नाम है? मलेरिया के मच्छर का नाम है। तो इस मच्छर का क्या नाम हो जाएगा? एनोफेलिस। तो इतना याद रखना है। अब देखिए ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो इसको क्या है लिंक किया गया, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना होगा, एसडीजी उनका भी टारगेट 2030 तक है। तो इन्होंने इस तरीके से इसको लिंक किया है कि जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 2030 तक के टारगेट रखे गए हैं, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि हम मलेरिया को भी 2030 तक अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के खिलाफ प्रगति में तेजी लाने के लिए मलेरिया के लिए विश्व तकनीकी रणनीति 2016 से 30, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये मलेरिया को खत्म करने के लिए वर्ष 2016 से 2030 तक में उल्लेखित रोग उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी नई परिचालन रणनीति का अनावरण किया। तो विश्व मलेरिया दिवस है ना, वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 की थीम क्या रखी गई थी? अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना। तो एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो इस थीम को याद करें, ये थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वर्ष 2024 की ये थीम है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मलेरिया पर हम डिस्कस कर रहे हैं इस थीम की वजह से, ठीक है। तो वैश्विक मलेरिया प्रतिक्रिया में समानता के महत्व को रेखांकित करती है। ये मार्च 2024 में अफ्रीका स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा, ठीक है, अभी पिछले महीने मार्च 2024 में अफ्रीकन जो हेल्थ मिनिस्टर थे है ना, उनके द्वारा हस्ताक्षरित याउंडे घोषणा, ठीक है। अब ये याउंडे घोषणा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ये याउंडे डिक्लेरेशन आपसे पूछा जा सकता है कि याउंडे डिक्लेरेशन क्या है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये आपके आने वाले एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। तो याउंडे डिक्लेरेशन के अनुरूप जो दुर्गम और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में भी मलेरिया हस्तक्षेप के लिए सामान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता है। तो याउंडे डिक्लेरेशन किस चीज पे फोकस करता है? ये मलेरिया से लिंक्ड है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पर क्या है बहुत दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे पहुंचना बहुत कठिन है, तो वहां पे भी जो मलेरिया किट्स हैं, जैसे मलेरिया की रोकथाम के लिए जो किट इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ या फिर जो नेट होता है, ठीक है, मच्छरदानी जिसे बोला जाता है, तो ये चीजें वहां तक पहुंचाई जाएंगी, ठीक है। तो याउंडे डिक्लेरेशन किस चीज पर फोकस कर रहा है कि मलेरिया से रिलेटेड, मलेरिया को रोकने के लिए जो जो इक्विपमेंट्स पहुंचाने हैं अफ्रीका के अंदर, तो वो पहुंचाए जा सके। तो याउंडे आ जाइए, एक बार दोबारा देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपन अफ्रीका के मैप पे चलते हैं, जो अपने सबसे पहले अफ्रीका के बारे में यहाँ पे मैप में पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर आपको ये अफ्रीका का मैप दिखाई देगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ एक बार, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ पर आपको ये नाइजीरिया दिखाई देगा, मैं एक बार थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, जैसे आप इसको थोड़ा समझ पाए, ठीक है। ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ये है नाइजीरिया कंट्री, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें नीचे, तो यहाँ पर है गैबोन देश, इन दोनों के बीच में है कैमरून देश, ठीक है। अब मैं थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा आप इसको और ज्यादा पास से देख पाए, ठीक है। ये आप ये देख पा रहे हैं, ये है कैमरून, ये है कैमरून देश। तो कैमरून देश की राजधानी है याउंडे, ठीक है, ये रही यहाँ पर, इस जगह आप देखेंगे गल्फ ऑफ गिनी के पास में याउंडे। तो ये याउंडे इस शहर के अंदर ये मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया याउंडे डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन किया गया इस जगह पर कि भैया हम क्या करेंगे, मलेरिया के उन्मूलन के जो जो कार्यक्रम किए जा सकते हैं, और जो जहाँ पर आप मलेरिया किट नहीं पहुंचा पा रहे या फिर जहाँ पे पहुंचना बहुत ज्यादा दुर्गम है, वहाँ पे पहुंचा जाएगा। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज हैं, मलेरिया की रोकथाम के लिए वहाँ पे भी पहुंचा जाएगा। याउंडे डिक्लेरेशन किस चीज पर है? मलेरिया से रिलेटेड है, तो ऐसे याद रख लें, ये पूछा जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। और कहाँ पर है लोकेशन आपने देख ही ली है। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गहन प्रयासों, बढ़ी हुई फंडिंग और जीवन रक्षक उपकरणों तक पहुंच बढ़ाने के लिए नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब आ जाइए इसमें याउंडे डिक्लेरेशन में, अगर देखें याउंडे डिक्लेरेशन का जो ये मलेरिया की रोकथाम के लिए जो विजन लेके चल रहे हैं, तो इसके लिए कुछ माइलस्टोन्स, कुछ गोल सेट किए गए हैं, आज ही उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो टाइम फ्रेम अपन ने पहले देख लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में, इसको लिंक किया गया है। देखो इसमें जैसे वर्ष 2020, 2025 और 2030 तक के टारगेट रखे गए, ये माइलस्टोन हो गया और ये गोल्स हो गए 2030 तक के गोल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात करी गई है कि जो मलेरिया की से मरने वाली जो मोर्टेलिटी रेट है ना, मोर्टेलिटी रेट कौन सी है, मृत्यु दर, उसको क्या है
ग्लोबली कम करना है, 2015 के आंकड़ों पे देखना है कि अभी इतने लोग मरे हैं, तो उसके 40% तक उन लोगों की मृत्यु दर को कम कर देना है 2020 तक, 2025 तक इसको बढ़ा के 2075 तक उस मृत्यु दर की दर को कम करके लेकर आना है, जो 2015 में लोग मर रहे थे मलेरिया के केस से, और 2030 तक उस दर को 90% तक कम कर देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, इसको याद करना है, ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट मलेरिया की कितनी करनी है, 2020 में 40% तक कम कर देनी है, 2025 तक 75% कम कर देनी है, 2030 तक 90% कम कर देनी है। उसके बाद में बात करी गई है मलेरिया के जो केसेस हैं, जो ग्लोबली मलेरिया के केसेस जो देखने को मिल रहे हैं 2015 तक, तो उनको भी 40%, 75% और 90% की दर से कम करना है। 40% पूछा, देखो लास्ट वाला याद रखना है, जो गोल टारगेट है 90%, 90%, और ये भी याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, 40 और 75% ही है। 2020 में 40% तक कम करने का था, और 2025 तक 75% जो मलेरिया केसेस है उनको कम करना है। मोर्टेलिटी रेट और मलेरिया के जो केसेस, दोनों के डेटा सेम है। अगर हम आगे बात करें तो मलेरिया जो दुनिया भर में जो मलेरिया की जो केसेस है कंट्री वाइज, उनको भी कम करना है। कैसे कम करना है, 2020 तक एटलीस्ट 10 कंट्रीज में मलेरिया के केसेस को खत्म करने की कोशिश करनी है। फिर 2025 तक इस कंट्रीज की संख्या को 20 तक बढ़ा दिया गया है, और 2030 तक जो मलेरिया में जब सबसे ज्यादा हाईली मलेरिया के केसेस देखे जाते हैं, वहां से भी ऐसे 35 कंट्रियों से मलेरिया को खत्म करने की बात की गई है। इसके बाद में ये बात करते हैं कि अब जहां से मलेरिया के केसेस कम हो गए, खत्म हो गए, तो उन कंट्रीज के अंदर वापस से मलेरिया के केस नहीं है। इसके लिए इस तरीके की मेजर्स लेने, प्रिवेंशन और री एस्टेब्लिशमेंट करना है उन कंट्रीज के अंदर कि वो मलेरिया फ्री बने रहें। तो ये टारगेट रखे गए हैं। तो आ जाइए अब आगे चलते हैं। तो देखिए आगे क्या है, यहाँ पर आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो देखिए धन शोधन निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था, 1992 में लाए थे, 2002 में लाए थे, 2012 या 2022 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है। तो पीएम जनमन स्कीम, ठीक है, तो ये जनजातीय न्याय महाअभियान, आपने इसके बारे में सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म चलो कमेंट सेक्शन में लिखो। तो पीएम जनमन स्कीम विच वाज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच कैटेगरी ऑफ पीपल, तो एमएसएमई ओनर्स, पीवीटीजीज ग्रुप, फार्मर्स या फिर एनआरआई। तो आपको बताना है पीएम जनमन स्कीम का संबंध इनमें से कौन सी जनजाति के मतलब किन लोगों के साथ में है, ठीक है। तो किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो देखिए स्टूडेंट, अगर लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।